जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो सीटेट की क्लास है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। दोस्तों इस क्लास में हमने पर्यावरण के दो पेपरों का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि इसमें ईवीएस के हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। और ये जो दो प्रश्न है दोस्तों 2022 में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है दोस्तों। और पर्यावरण के टॉप 60 प्रश्न रहने वाले हैं, यानी पहले पेपर के 30 प्रश्न, दूसरे पेपर के 30 प्रश्न, टोटल आपके 60 प्रश्न रहने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है, उसी के आधार पर आप हम इसे करने वाले हैं। देखिएगा ये जो पेपर है आपको पता चली गया होगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है ये। तो देखिएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट प्रश्न में इसमें क्या बोला गया है। इसमें हमसे बोला गया है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा पाव, सांभर और नारियल की चटनी है। अब वो बताना है कि इनमें से वो कौन से दो राज्य हैं जहां का ये सर्वप्रिय भोजन है। तो बताइएगा दोस्तों कहाँ का है, बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे इडली हुआ, ये आपका सांबर हुआ, डोसा हुआ, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और जबकि बड़ा पाव, नारियल की चटनी, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों तेलंगाना की, तेलंगाना में ज्यादातर जो भी है वो रोटी वहाँ की ज्यादा फेमस है, ठीक है दोस्तों, जिसको हम डिब्बा रोटी भी बोल देते हैं। गुजरात की लोगों को क्या फेवरेट भोजन है, जो भी सर्वप्रिय भोजन है, जैसे कि आपका ढोकला है, डेबरा है, मेथी मुठिया है। उड़ीसा की बात करें खिचड़ी है, ठीक है। ये सारे कहाँ के हैं, ये उड़ीसा का है। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति मुंबई यानी महाराष्ट्र से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, तथा सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी की यात्रा करता है, तो वह किस राज्य से होकर गुजरेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको देखो महाराष्ट्र से चलता है, कहाँ जाता है, चंडीगढ़। तो बीच में कौन कौन से जो उसके राज्य पड़ेंगे वो आपको बताना है। तो देखिएगा महाराष्ट्र और चंडीगढ़, इन दोनों के बीच में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है, पंजाब, ठीक है दोस्तों। पंजाब पड़ता है दोस्तों कि, और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है दोस्तों, गुजरात की गांधीनगर है, और राजस्थान की जयपुर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर थर्ड की। थर्ड का आप बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया है। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ की बहुत पड़ती है, यानी बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। बताइए यह देश किस राज्य कहाँ का भाग है, ये आपको बताना है। यह देश नहीं होगा, ये भारत की बात हो रही है तो राज्य की बात हो रही है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ की ये बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्थर के घर बनते हैं और लकड़ी के बने होते हैं। वो कहाँ के बने होते हैं, हिमाचल प्रदेश के बने होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। और ठीक है दोस्तों, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में एक सुरंग है जिसका नाम क्या है, रोहतांग सुरंग, जिसे अटल टनल भी कहते हैं। ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर देखिएगा 4 में आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, 432 है। तो आपको डिस्टेंस आपको लिख लेनी है कि आपकी डिस्टेंस कितनी है, 432 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कोई ट्रेन नई दिल्ली से 18 तारीख 12वां महीना 2021 से इतने बजे से चलती है, प्रस्थान करती है, और अगले दिन यानी 19 तारीख को
वह इतने बजे कानपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। तो ट्रेन की यात्रा करने की औसत जो भी चाल है उसकी वो आपको बतानी है। तो बताइएगा जो उसकी औसत चाल होगी वो कितनी होगी। तो आपको पता है कि 23, अब इसको कितना टाइम लगेगा इसमें और इसमें कितना टाइम कितना हो गया 8 घंटे। तो टी बराबर कितना आ गया 8 घंटे आ गया। अब आपको औसत चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होगी स्पीड, तो चार डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप इसका फॉर्मूला रख दोगे 432/8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको जब इससे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये कितनी बार कटेगा 54 बार। तो यानी आपकी जो स्पीड है वो कितनी आ गई 54 आ गई। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा है लेकिन इसमें आंसर किस में आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। तो आप क्या करोगे 5/18 से क्या कर दोगे इसमें गुणा कर दोगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 18 × 54 और 3 पंजे 15, यानी आपका 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और 15 किस में दिया है ऑप्शन बी में दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से 2 ऐसे जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, यानी जीवन भर बढ़ते रहते हैं। अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते या काटते रहते हैं। ये आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है। देखिए मैं आपको बता दूं सांप के 2 नुकीले दांत होते हैं लेकिन ये होगा नहीं, वो तो जहर कुतरते नहीं है उससे, वो तो जहर पहुंचाने के काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से कौन कौन सा रह गया। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात और कि कछुआ होगा नहीं, कछुआ नहीं होगा, ना ही आपकी छिपकली होगी, तो ये कट गया। तो ये 3 ऑप्शन कट गए, आपका सी हो गया। यानी 5 का कितना हो जाएगा सी वाला जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारतवर्ष में इत्र यानी परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है ये आपको बताना है। जो कन्नौज है ये किस राज्य का भाग है ये आपको बताना है। तो बताइएगा ये किस राज्य का भाग है, और ये इत्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैं आपको बता दूं ये उत्तर प्रदेश का क्या है एक जिला है दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। बताइएगा कमेंट करके कि जो रेत के टीले हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, यह बताइएगा। अफगानिस्तान और इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश, बर्लिन और राजस्थान, आबू धाबी और अफगानिस्तान। तो बताइएगा 7वें का राइट आंसर क्या होगा। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आबू धाबी में और अफगानिस्तान में रेत के टीले पाए जाते हैं दोस्तों। दूसरी बात करते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों काबुल। ये भी पूछ सकता है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है काबुल। इंग्लैंड की क्या है लंदन, इंग्लैंड की दोस्तों लंदन है। उज्बेकिस्तान की कहाँ है दोस्तों ताशकंद, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, ताशकंद है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। बांग्लादेश की ढाका है, सबको पता है क्या है ढाका। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र अमीरात जानते ही हो आबू धाबी। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या था डी था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर बताइए, भोपाल और बंगलुरु। भोपाल जो है वो बेंगलुरु के उत्तर में स्थित है। अब आपको बताना है कि जो भोपाल है वो किसके उत्तर में स्थित है बंगलुरु के। तो ये आपको 8वें का बताना है कि आप कैसे करोगे। अब जैसे कि बंगलुरु के उत्तर में भोपाल जो है बंगलुरु के उत्तर में से, तो बंगलुरु कहाँ होगा यहाँ पर होगा आपका बेंगलुरु। अब इसका उत्तर कहाँ होगा इसके ऊपर होगा, तो यहाँ कौन है भोपाल स्थित है। ठीक है, तथा गांधीनगर भोपाल के पश्चिम में स्थित है। वो इसका पश्चिम किधर है इधर, और इधर क्या है गांधीनगर, गांधीनगर गांधी लिख लो। अब आपको यह बताना है कि गांधीनगर के सापेक्ष बंगलुरु की दिशा। अब जो गांधीनगर है उसके सापेक्ष आपको बंगलुरु की दिशा बतानी है। तो बताइएगा क्या होगी। तो आप यहीं पे क्या बना दोगे ये बना दोगे, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, और ये इधर है तो क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हो। आपको बताना है प्रश्न नंबर 9 में, निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन बताइए। यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु है, यह एक यौगिक है। यह कॉपर टिन का मिश्र धातु है। यह कॉपर और
जस्ता का समांगी मिश्रण है। ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी कराया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं परीक्षा के लिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 में, नीचे दिए गए उस स्थान उसका मिलान कीजिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के लिए सही ढंग को प्रदान नहीं करता। बताइएगा सही ढंग से, यानी उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखा जा सके। अब आप मुझे बताओ, सेब का मुरब्बा बना दोगे तो सही आराम से लंबे समय तक चलेगा। कच्चे आम होगा उसका अचार बना दोगे लंबे समय तक चलेगा। दाल का अगर आप पापड़ बना दोगे तो लंबे समय तक चलेगा। लेकिन दूध से दही, दूध से पनीर तो बन जाएगा लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, और वो नहीं वाला ही पूछ रहा है। तो आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े त्रिकोणे टेंट रेबो कहते हैं जिसे, और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है, और ये कहाँ कहा जाता है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 का आप राइट आंसर मुझे बताइए कि ये कहाँ कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लेह और लद्दाख में कहा जाता है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, हमारे देश में संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9 है दोस्तों, और 28 राज्य है। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जो सभी राज्यों के समुद्र अरब तट पर हैं। मैंने आपको बताया था इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। मैं लिख दे रहा हूं बंगाल की खाड़ी, लिख दे रहा हूं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है, अरब सागर, अरब सागर है। अब आपको बताना है, देखिए मैं आपको बता दूं तमिलनाडु किधर है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है, लेकिन बात किसकी हो रही है यहाँ, अरब सागर की। तो ये है नहीं है, तेलंगाना है नहीं है, उड़ीसा है नहीं है, तो ये कि आपका बचा कौन सा, ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन है, गोवा भी है आपका, गुजरात भी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा 14 का राइट आंसर। छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का लोक नृत्य है, बताइएगा। जो छऊ है ये कहाँ का लोक नृत्य है, कमेंट करके मुझे बताइएगा 14 वाले का राइट आंसर। तो जो आपका छऊ है ये आपका कहाँ का है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों और भी प्रदेशों की, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो रासलीला है, रामलीला है, नौटंकी है, ये वहाँ के लोक नृत्य हैं। जबकि बात करते हैं असम की, बिहू है आपका, भोर नृत्य है, ओजापल्ली नृत्य है, ये भी असम के है। मिजोरम की बात करते हैं, खल्लम है, चेलम है, ठीक है, ये चेराव है, ये सब कहाँ के हैं दोस्तों, मिजोरम के हैं। छत्तीसगढ़ में ही लाल चीटी की चटनी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की, केचुए के बारे में सही कथन आपको बताना है। केचुए के बारे में आपको करेक्ट कथन बताना है, ठीक है दोस्तों। केचुआ खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं, जल और मृदा। बताइएगा क्या ये आपका राइट आंसर है, आप बोलोगे ये तो करेक्ट है। केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली करते हैं, ये भी बात ठीक है, तभी तो उसमें से वायु और जल आसानी से मृदा में मिल सकेगा। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। केंचुए का मल मृदा को उर्वरक यानी उपजाऊ बनाते हैं, तो खरपतवार को नहीं खाते, ये क्या होते हैं, फसल को उपजाऊ बनाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें भी तीसरा है, इसमें तीसरा है नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये आपका क्या है, राइट है। जो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर आप मुझे बताइए, मिश्रित लर्निंग मोड यानी ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं विद्या। अब आपको बताना है कि ईवीएस पढ़ाने के क्या क्या फायदे हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो देखिएगा, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, करेक्ट बात है, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों बातचीत करने को मिलता है, आपस में वो बातचीत करते हैं क्या, तो ये भी बात ठीक है भाई, आपस में जब तक डिस्कस नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे।
विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने के लिए चौकीदारी थोड़ी नहीं कर रहे हैं, ये गलत हो गया। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय के परक गतिविधियों से पूरा कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 का आप मुझे राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के लिए समकालिक यानी सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषता है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी शिक्षण की विशेषता है। विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकता है, ये शिक्षण की विशेषता नहीं है। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है, ये जरूरी नहीं है। शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिनको विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपका बी है दोस्तों, 17 का जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। बताइएगा 18 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा 18 का आपको राइट आंसर बताना है। स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करना है की तरफ। ये आपको बताना है कि किस तरफ ध्यान जो है आकर्षित करना है। पौधों के भागों की तरफ, पौधों और पेड़ों के बीच अंतर, पेड़ पौधों के वर्ग यानी उनका किस प्रकार उन वर्गों में विभाजित है, भीतर मौजूद भिन्नता। करेक्ट बात है, उनके बीच में भिन्नता क्या है वो पता करना। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा। मानव के लिए पौधों का महत्व ये समझाना नहीं है, उनके उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो डिफरेंट टाइप के पौधों के बारे में बता सके, ताकि बच्चे जो है पौधों में अंतर स्पष्ट कर सकें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 का आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा, यह आपको बताना है कि कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य होगा। तो 19 का आपको मुझे बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी ठीक बात है। सर्वेक्षण करने के कौशल और क्षमता का आकलन करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करने का अवसर की बात हो रही है, राइट हो जाएगा। समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर आ गया, राइट हो गया। तो आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें भी सेकंड है, इसमें भी है, और इसमें आपका फोर्थ वाला दिया नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट होगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 का आप मुझे राइट आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 20 का मुझे राइट आंसर बताइए क्या होगा। आपको इसमें बताना है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ये वाला होगा इसका राइट आंसर। आप बोलोगे ये तो करेक्ट बात है भाई, विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों को जागरूक करने, ये भी ठीक है। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत के रूप में समझ विकसित करना, ये जरूरी नहीं है। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्रों को समझना, ये भी जरूरी नहीं। आपका जो पहला जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 का आप मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 21 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए एक समूह बनाने के लिए मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। बताइए किन किन मानदंडों को वो ध्यान में रखेगी, आपको बताना है। उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, ठीक है। चलो लगभग लिंग के आधार पर गलत हो गया। पूरी कक्षा में जितने समूह नहीं बनाना है, अलग अलग नहीं करना, और समूहीकरण ही गलत हो जाएगा। ये वाला सही होगा, सहभागिता करना, प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाना, ये आपका जो है डी है वो राइट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की।
प्रश्न नंबर 22 में आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या की प्रकृति है। बताइए कैसी प्रकृति है? समावेशी है, प्रासंगिक है, थीम आधारित है? आप बोलोगे ठीक है। चलो आप आगे भी और भी देखते हैं क्या है। ये तो लगभग ठीक है। एकीकृत है लेकिन अनुभवात्मक नहीं है। प्रासंगिक है, अनुशासन, अनुशासन ये गलत हो जाएगा, अनुसरण भी गलत हो जाएगा, वैश्विक को लेके ये भी। तो आपका जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा 22 का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 का आप मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों 23 वाले का। देखिएगा, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये आपको बताना है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताइएगा। क्या होगा? कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। बात सही है। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म, अन्य सामाजिक समूह संबंधित कोई रूढ़िवादिता विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। ये भी बात सही है। कहानियों को मजेदार, मनोरंजक होना चाहिए, जरूरी नहीं है। कहानियां ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों उससे क्या है जुड़ाव महसूस करे, जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो ये भी आपका ठीक है, बट थर्ड वाला गलत हो जाएगा। तो थर्ड इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये गलत हो गया। आपका जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 का देखिएगा। 25 का राइट आंसर बताइए। एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के लिए कहेगी, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है 24 का राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा 24 वाले का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बताइएगा कमेंट करके। मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, करेक्ट बात है। मानकीकरण, सही बात है। अपने बनाए गए मानचित्रों को प्रतीकों का उपयोग करना तो सही बात है। मानकीकरण, सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करना, मानचित्र की व्याख्या करना, तो ये भी आपका ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है, 25 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई शहर के लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या है? अवलोकन और रिकॉर्डिंग नहीं है, विश्लेषण भी नहीं है। प्रयोग कैसे करोगे? तुलना करना, गांव की तुलना करना और एक शहर से तुलना करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में बताइएगा, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइएगा, जिससे वो क्या होगा, पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। तो 26 का आप मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। 26 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जल से संबंधित वृत्त चिन्ह और फिल्म, जरूरी नहीं है। एक नाले के पानी का निकासी भ्रमण करना, नाले का थोड़ी नहीं करेंगे। पड़ोस एवं परिवारों से बातचीत करना, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना कि आज हमने कितना पानी खर्च किया है, तब जाके पानी की उपयोगिता समझ में आएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 का आप मुझे बताइएगा। 27 का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? ये आपको बताना है। तो मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा 27 का। बताइएगा, अभिन्न घटक है। भाषा जरूरी नहीं है, रोल प्ले करना ये भी जरूरी नहीं है, पाठ्य पुस्तक भी नहीं है। क्या होगा, बच्चों का वातावरण बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक का चयन किन मानदंडों को सबसे पहले महत्वपूर्ण मानोगे? तो बताइएगा किनको महत्वपूर्ण मानोगे, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा 28 वाले का। पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। तो बात सही बात है, नहीं होनी चाहिए रूढ़िवादिता ऐसी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला तो आपका ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक में
भाषा मानक होनी चाहिए, जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड भाषा हो। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। पाठ्य पुस्तक सचित्र यानी उसमें चित्र बने होने चाहिए और वो आकर्षित लगे देखने में, जिससे क्या हो, बच्चा अट्रैक्टिव हो, आकर्षित हो उसकी ओर। तो ये तो भाई सही बात है। तो पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो ये भी तीसरा है इसमें, ये भी तीसरा है, दूसरा भी है। तो आपका जो आपका ऑप्शन ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 का आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा, ये आपको बताना है। रूढ़िवादिता के बारे में बताना है और आपको बताना है कि सबसे बेस्ट साधन कौन सा होगा। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण करें, जरूरी नहीं है। सफल महिलाओं की कहानियां, अखबार में लिंग सशक्तिकरण, सदस्यों के बीच कार्य आवंटित का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना कि इसमें क्या है, महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइएगा, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल की दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा सबसे अच्छी रिपोर्टिंग। विवरणात्मक रिपोर्ट, अक्षरों में ग्रेड, क्रम निर्धारण मापनी। क्रम आप नाप लोगे तो पता चल जाएगा, संख्याओं का ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट होगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे बोला गया है नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उससे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। जहां ज्यादा वर्षा होती है वहां के लोग बनाते हैं, जहां ज्यादा वर्षा होती है। तो बताइए कि उनके इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। सपाट छत वाले बांस के घर, बताइए क्या ये होगा इसका आंसर। सपाट छत वाले पत्थर और लकड़ी के घर, ये तो लद्दाख में हिमाचल प्रदेश में बनते हैं, ये आपके असम में बनते हैं। बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। और आपको ये बताना है कि जहां भारी वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में, वहां के गांव के लोग बनाते हैं। तो वर्षा जब होगी तो वो कहीं ना कहीं खंभों पर बने होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं उसने। बताइएगा उसका नाम क्या है और उसका जन्म कब हुआ था, ये भी आपको बताना है दोस्तों। ये कहाँ की रहने वाली है ये भी आपको बताना है। और ये कितना वेट इन्होंने उठाया है ये भी आपको बताना है। तो इनका नाम क्या है दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, जून 1975 में हुआ था। और ये एक वेट लिफ्टर है दोस्तों, जो कि आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और ये वर्तमान में 130 केजी वजन को उठा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, देखिएगा, मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। मेघालय में पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है, या महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसको कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। और ये आपका कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है और मैंने आपको बताया भी है। तो इसमें आपसे क्या कहा गया है, यदि आपकी एक पुस्तक के बड़े शहर, पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया, आपकी एक पुस्तक है उसमें एक बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है, जिसकी दाईं ओर के ऊपर वाले कोने का मानचित्र पैमाना इस प्रकार दिया गया है। इसमें आपसे कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर में 950 मीटर है। तो इसी के आधार पे आपको करना है। जब 1 सेंटीमीटर में इतने हैं तो इतने सेंटीमीटर में कितने होंगे, ये आपको करना है।
ठीक है, तो मीटर से फिर आपको उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं दोस्तों। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको क्या दी है, आप बोलोगे 950 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दी है, जब तो इतने सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 16.7 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी, 950 इंटू 16.7, ये क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। अब इनका आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, और जब मल्टीप्लाई जब इनका आप कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा और इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15,865 मीटर आ जाएगा। अब ये मीटर में है तो मुझे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, और जब किलोमीटर में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मैं कितने से डिवाइड दूंगा, तो आपका किलोमीटर, जब आप जानते हो कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो आप इसको 1000 से क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, और भाग दे दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका किलोमीटर में आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 15.865 किलोमीटर। अब 15 करके किस में दिया, 15.8 दिया है, बट इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, लगभग राउंड ऑफ कर देंगे तो 15.9 हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। यानी जो पर्वतों पे चढ़ते हैं उनके कुछ नियम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें वो निभाते हैं, वो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। तो बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं दोस्तों, ग्रुप के आगे चलना, ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले ये जरूरी नहीं है। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। रोकने, उनका तो हमें हौसला और बढ़ाना है ताकि वो और चढ़े, तो पहला और दूसरा तो होगा नहीं। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, ये तो करेक्ट है। प्रतिभागियों को रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, ये भी ठीक है। जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, तो ये भी ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा आपका बी में दिया हुआ है, तो आपका बी वाला जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला गया है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी वृक्ष के बारे में इसमें कहा गया है, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही है। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। ठीक है, मतलब इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी तक जाती है। ठीक है, नीचे जाते हैं, और जब तक जाती हैं जब तक वो भूमि के अंदर जो जल है उसके स्तर तक ना पहुंच जाए, ये भी बात ठीक है। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करता है, और समय आने पर वहां के जो लोग होते हैं वो उसमें से जल में पाइप, जो पेड़ होता है उसके तने में पाइप लगा करके वहां के स्थानीय लोग जल को निकालकर अपने प्रयोग में ले लेते हैं, तो ये भी ठीक है। यह वृक्ष आबू धाबी के टीलों के पास पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, ये तीनों सही है। अब बात ये आती है कि ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है। ये वृक्ष आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसे आप रेगिस्तानी ओक भी कहते हो, आबू धाबी में नहीं पाया जाता। और ये किस वृक्ष की विशेषता है, रेगिस्तानी ओक की। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है। इसमें आपसे कहा गया कोई एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ आती है। दिल्ली से चलती है, मुरादाबाद भी बीच में पड़ता है, उधर से होती हुई आती है। मार्ग से होकर दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी है, 504 किलोमीटर। तो आपको जो आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 504 किलोमीटर। आपने बोला ठीक है। यदि ट्रेन दूरी को 7 घंटे में तय करेगी, यानी टाइम आपको कितना दे रखा है, 7 आवर दे रखा है, 7 घंटे दे रखा है, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में आपको निकालनी है।
तो आप जानते हो कि ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने क्या डिस्टेंस रख दिया 504 रख दिया, नीचे 7 रख दिया, और 7 से जब आपने इसमें भाग दिया तो आपका कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आ गया, बट ये मुझे किलोमीटर में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपने यहाँ 72 लिख दिया। तो अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और 5/18 से जब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, और 18 से का जब इसमें भाग देंगे 18 चौक 72 होता है, और 4 5 20, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये इस टाइप का प्रश्न हर बार एग्जाम में आता ही आता है। मैंने तीसरा ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 3 पहले भी करा चुका हूँ, टोटल 6 हो गए, उनमें इस टाइप का प्रश्न आया ही आया है। तो जितने भी मेरे भाई बहन को ये वीडियो पसंद आ रही हो वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे प्रश्नों की अच्छी तरीके से तैयारी भी करें। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8। देखिएगा आपसे इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया है यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचिए जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप बोलोगे दिल्ली, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, को मिलाती है। तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा आपको बतानी है, नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा आपको बतानी है। तो आपने कोई सरल रेखा खींची, आपको पता है जो दिल्ली है वो आपका कहाँ है, नॉर्थ में है, तो जो आपका जो दिल्ली है वो आपका नॉर्थ में है, यहाँ पर है, और कोलकाता कहाँ है, ईस्ट में है, और इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, तो कोलकाता इधर ही तो है यहाँ पर। तो इसके सापेक्ष जब आप बनाओगे तो ये किधर होगी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, तो इधर ही तो है ये, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में स्थित है दोस्तों। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, ग्रेगर जॉन मेंडल एक मंक यानी मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ मट के बगीचे में प्रयोग किए थे। तो इन्होंने क्या बताया था ये आपको बताना है। उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में भी आते हैं, निम्नलिखित में से उसे छांटिए, जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में प्रयोग नहीं किया था, ये आपको छांटना है। यानी 4 तो किए थे, 4 में से इनमें से 3 किए थे, 1 नहीं किया था, वो आपको बताना है कि 9 वाले का कौन सा नहीं किया था। बीजों का हरा या पीला होना ये भी ठीक है, बीजों का खुरदरा चिकना होना, पौधा का लंबा और नाटा होना ये भी ठीक है, अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले हले रंग के गुणों से मिलकर बनाई, ये जरूरी नहीं है। तो आपका जो डी है वही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 का मुझे राइट आंसर बताइएगा। इसमें क्या कहा गया, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम बताना है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक देखे नीला ही नीला जैसा, ये आपको बताना है। यानी एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर है पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, ये आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा पक्षी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर से दुम तक मोर ही तो दिखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, मैं आपको बता चुका हूं, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 12 का कॉलम को आपको मिलाना है। पक्षी कौन है, सरीसृप कौन है, स्तनधारी कौन है, और स्तनधारी कौन है बताइएगा। तो कीट इनमें से कौन सा है, पहले आपको यह बताना है कि इनमें से जो कीट है वो कॉकरोच जो है ये कीट होता है। अब पक्षी कौन है, पक्षी बताइएगा कौन है। पक्षी आपका उल्लू है, सरीसृप आपका कछुआ है, कछुआ सरीसृप प्रजाति में आता है, कछुआ है, छिपकली है, सांप है, ये सब केंचुआ है, सरीसृप प्रजाति में आते हैं। और स्तनधारी कौन है, चमगादड़ है। तो फोर्थ का सी देखो इसमें भी है, ठीक है, फोर्थ का सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, यानी ए वाला रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गए। अब इनमें से देखना है कि तीसरे का ए, अब तीसरे का ए किसमें है, किसी में भी नहीं है, तो ये भी कट गया, तो आपका कौन सा डी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे, ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है। कहां से जा रहे हैं, पटना से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, हरियाणा की भी है और पंजाब की है। तो आपको बताना है कि बीच में कौन कौन से जो प्रदेश हैं वो नहीं पड़ेंगे। बताइएगा 13 का राइट आंसर क्या होगा। 13 का देखो राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है कौन सा इनमें से नहीं पड़ेगा। तो वो आपका सिर्फ पंजाब ही नहीं पड़ेगा, हरियाणा भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश भी पड़ेगा, दिल्ली भी पड़ेगा। तो आपसे पूछा है नहीं पड़ेगा, तो वो कौन सा है, पंजाब नहीं पड़ेगा। इसके बारे में मैं आपको और भी बता दूं, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, दिल्ली राज्य की राजधानी है नई दिल्ली है, और जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मच्छरों से संबंधित है, प्रश्न नंबर 14। 14 का आपको राइट आंसर बताना है। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोग आपको बताना। देखिए पहली बात, कोविड फैलता नहीं है, ना चिकन और एड्स नहीं फैलता है, तो कोविड इसमें भी है। तो आपका कौन सा हो गया, सी हो गया, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये 3 जो है वो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। अब आयरन है तो वो कहीं ना कहीं खट्टे जरूर होंगे, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो 15 का मुझे बताइए क्या होगा। तो आंवला तो जरूर होगा, लेकिन इसमें आंवला नहीं है, ये कट हो गया। और सेब खट्टा होता नहीं है, ये भी कट हो गया। और कद्दू यहाँ होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंवला, पालक और गुड़। जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी लोग एक बार शेयर जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 थोड़ा क्लियर नहीं है, बट फिर भी आप देखने की कोशिश करना। प्रश्न नंबर 16, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां सभी स्थानीय विद्यार्थी शामिल हुआ है, आप विभिन्न संस्कृतियों और प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए एक अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वह बताइए इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण कथन होगा। 16 वाले का मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। समझने के लिए एक अन्य संस्कृति, दूसरी संस्कृति थोड़ी नहीं बनाएंगे, गलत हो गया। अन्य संस्कृति इसमें भी आ गया। पक्षपात रूढ़िवादियों को कम करना, सही बात है। और विविधता के महत्व देने के लिए, ये वाली बात ठीक लग रही है। आगे और देखते हैं। विद्यार्थियों से बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देने, ये भी ठीक है। बट इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा, ये वाला ठीक है, क्योंकि इसमें पक्षपात और रूढ़िवादी को कम करने की बात कह रहा है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। 17 वाला बताइए, निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है जो बिना बोले संचार किया जा सकता है। बताइए जिसमें बिना बोले संचार हो जाए, वो आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कि आपके 17 वाले का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात तो होगी, वर्चुअल बैकग्राउंड ये भी है। तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। बताइएगा सबसे ज्यादा मेल खाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, जरूरी नहीं है। नदी के पानी का रंग, उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, ये वाला ठीक है। फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, जन्म देने वाले अंडा, ये भी गलत रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, संरचना, रचना करने की बात हो रही है। और रचना किसकी करेंगे, जिसकी हम प्रदूषकों की पहचान करेंगे कि भाई ऐसे इसकी पहचान है कि इनमें किस किस प्रकार के प्रदूषक हैं, तो इससे पता चल जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी आपको इनमें से बताना है कि सक्रिय जो शिक्षण में जो विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं उनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त
चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में दिखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। सही बात है, ये तो ठीक ठाक है। आगे और पढ़ते हैं। पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन वाले व्रत चलचित्र देखने के बाद दो दो समूह, ये रॉन्ग हो गया, समूह बनाने की बात हो रही है। पाठ्य पुस्तक के विभिन्न सत्यापित शैलियों का उल्लेख गलत होता है यहाँ, ठीक है। इमारतों के निर्माण करने का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी श्यामपट्ट पर होता है, इससे कुछ नहीं होगा। तो जो आपका ए वाला है वही करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में बताइएगा, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। 20 का मुझे बताइए कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। विभिन्न प्रकार कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य है, वो आपको करना है। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वाह माध्यम से कटाई और बाजरों को लाने के लिए दर्शाने के लिए कहना। विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों ओर चक्कर लगाने को कहना। पहचानना कि वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। जहां ये करके सीखेंगे तो ये वाली बात तो ठीक है, तो जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 को मैं छोटा कर दे रहा हूं, देखिएगा चारों आपके ऑप्शन आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 21 का देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या बोला है, आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पाठ पढ़ रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है कि हम ईवीएस में खेलों के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको इनमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में इस पाठ को सीखने का प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन है, बताइएगा, जिससे क्या है ईवीएस बच्चे सीख सकें। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर दे रहा हूं, देखिएगा थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूं जिससे आप समझ सकें। इसमें आपसे क्या बोला है, बड़े होने पर यदि आप खेलों को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक पहले बड़े होकर लोगे, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। बड़े होकर थोड़ी, जो भी बच्चा सीखना चाहता है वो बचपन से ही उसी राह पर ही चलता है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले इन ऑप्शनों को और देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। बड़े होने पर, यहाँ पे भी बड़े होने की बात हो रही है, ये भी रॉन्ग हो गया। हमारे दादा दादा नानी नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते, चलो ठीक है। इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें ऐसा करने और बड़ों के साथ गुणवत्ता समय बिताने में मदद करता है, ये भी ठीक नहीं है। खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है, ठीक है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयास को महत्व देने में मदद करेगा कि उन्होंने किस प्रकार प्रयास किया है वैसा ही आप करें। जिन्हें आप टीवी पर देख सकते हैं और आपको कड़ी मेहनत करके के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये वाली बात पॉजिटिव बात है, ये वाला ठीक है। तो आपका इसका डी हो जाएगा, 21 में का जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में देखिएगा आपसे क्या बोला गया है, बढ़िया प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। शहमीर, ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता। उजियारा, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना यहाँ है। शहमीर, क्या वहां के लोग उल्टे खड़े हैं? यह लोग गिरते क्यों नहीं हैं? स्रोत एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 11। उपरोक्त पाठ 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण बल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से दृष्टिकोण शहमीर की गलतफहमी दूर करेगा। अब इनमें से कौन सा उसकी गलतफहमी को दूर करेगा वो आपको बताना है। जिस तरह चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी तरह पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, बट ये ज्यादा ठीक नहीं है। कल्पना करें कि एक चोटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है, क्या एक चींटी इससे भी नहीं समझ पाएगा वो?
ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों में पिन को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 का आप बताइएगा कि इनमें से कौन सा राइट होगा। प्रश्न नंबर 23 का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों विषयों के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्रायप है, बताइएगा। इनमें से कौन सा है? ज्ञानेंद्रियों को और शैक्षिक उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। तो लास्ट से शुरुआत करते हैं। भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थियों को दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करना। ठीक बात है। विद्यार्थी एक चित्र द्वारा समझाएंगे कि 3 विभिन्न पशुओं उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती हैं। ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थियों को अपनी ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरीके से देखभाल करना नहीं है। विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों क्यों एकत्रित करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका डी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 का आप मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 24 का, आप एक आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। आपने विद्यार्थियों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए आप इस गेंद की बोतल का किफायती तरीके से इस्तेमाल करें। मतलब अगर ये खाली होगी तो दोबारा नहीं मिलेगी आपको। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो बताइएगा इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये आपको बताना है। तो 24 का मुझे राइट आंसर बताइए। एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाएं कि प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किनमें नहीं। बात यहाँ खर्च होने की हो रही है। कक्षा के सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी। हाँ, ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। जरूरी नहीं है, बचेगा ही नहीं। विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने के लिए कहें जिन्होंने अब तक क्यों कितने चम्मच गोंद लिया है। ऐसे आप लिख करके रखोगे तो ठीक है। तो जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। 25 का, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग में उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रयोग से उपयोग, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 25 का आपको बताना है। भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने के लिए कहना। जरूरी नहीं है, किसी का देर में पच सकता है, तो इससे जो है कंफर्म निष्कर्ष नहीं निकलेगा दोस्तों। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। यहाँ तो पहुंचने की बात हो रही है, निष्कर्ष कोई नहीं निकलेगा। समझना कि चाय को गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है और हम उसे पर हवा फूंकते हैं। जरूरी नहीं है। पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंककर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरेगी। एक भरी बोतल, इससे तुरंत आपको निष्कर्ष पता चल जाएगा कि भारी बोतल जो होगी वो डूब जाएगी और जो खाली होगी वो तैरने लगेगी, तो तुरंत निष्कर्ष मिल जाए। तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, यही होगा इनमें से डी वाला। तो आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला है, देखिएगा। ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 26 का, विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना, ये तो सही है, भ्रमण कराना, उनसे प्रश्न पूछना, पौधों में आने वाली ऋतुओं को किस प्रकार परिवर्तन कर देखे जाएंगे, ये वाला तो राइट है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म ठंड महसूस, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टी के दौरान की गई गतिविधियों और कारणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहना, ठीक है, बट इससे ज्यादा ये वाला ठीक है। विद्यार्थियों को एक टोपी एक बरसाती, ये गलत हो गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। 27 का देखिएगा, 27 का देखते हैं। 27 वाला, शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य आपको इसमें बताना है। जो शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए जाने पर शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके ये रहे, ऑप्शन है दिए हैं आपके, बताइएगा। इसमें आपसे बोला गया है, जो आपका 27 का आपको राइट आंसर बताना है, कमेंट करके बताइएगा। हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन सामान्य सर्दी के बचाव के लिए नहीं। मास्क का सामान, जो सर्दी होगी उससे मास्क कैसे बच जाएंगे मास्क से? यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है तो आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है? जरूरी नहीं है। सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? बैक्टीरिया और वायरस विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, ये भी रॉन्ग, ये वाला आपका सही है। जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 का कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है, जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक संसाधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ है? तो बताइएगा 28 का क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा। यह विद्यार्थियों को स्वच्छ अध्ययन, स्वच्छ से कोई मतलब नहीं है, यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध के पूर्व ज्ञान को याद, रॉन्ग हो गया यहाँ, यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अव्यवस्थितता को समझने में मदद करता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में, भूदृश्य ये ज्यादा, भूदृश्य समझ गए तो जो विभिन्न देशों की स्थिति है वो भी समझ में आ जाएगी। तो जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधों को लाता है, उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का है। मतलब 2 पौधे लेके आता है, गमले में लगे हुए हैं पौधे, जिसमें से एक गुलाब का है और एक अदरक का है। इन पौधों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बाकी और प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो देखिएगा, पौधों का अनुकूलन किस प्रकार होता है, ये प्रस्तुत कर सकता है। पौधों में विविधता, दोनों में क्या क्या विविधताएं, क्या क्या उनमें डिफरेंस है, ये भी बता सकता है। फूल के अंग, क्या क्या इनके अंग है, ये भी बता सकता है, तो ये भी ठीक है। पौधों में बीजों का स्थानांतरण नहीं कर सकता, जो जिसके बीज हैं उसी के रहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। बताइएगा। समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए ये बताना है कि चीजों का पारस्परिक निर्भरता पर विचार सिखा रहे हैं। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय की बात हो रही है तो तालाब में समुदाय होगा या यातायात में होगा? सीवेज नाली होगा नहीं, क्या होगी, चाय की दुकान, वहां पर 4 लोग आपस में बैठेंगे, नई नई बातें होंगी, यही क्या है आपका समुदाय है। तो चलिएगा दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन प्लीज
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी आपके ग्रुप है उनमें एक बार शेयर जरूर करें। सभी भाई बहन मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।